आप सभी को सादर नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो संविधान की हमने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, हम उस पे चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम मौलिक अधिकार के अनुच्छेद देख रहे हैं। आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अभी आपको लगेगा कि मैं हर अनुच्छेद को लिखते जा रहा हूँ और चर्चा करते जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं हर अनुच्छेद को नोटिस कर रहा हूँ या फिर उस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि 395 अनुच्छेद मुझे पता है याद नहीं किया जा सकता है, बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा नहीं है, बस ये मूल अधिकार तक। इसके बाद आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, हम बता देंगे कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट कम है। तो समय ना व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 19 तक चर्चा की थी। आज अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 21 बहुत इम्पोर्टेंट है। 25 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 29 और 32, 29 30 दोनों आप कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है बहुत। बाकी मैं एक चर्चा के लिए सोचा कि एक बार रख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें आते रहें। खास करके अनुच्छेद 20 कहता है, आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब ये होता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब ये होता है कि जो भी कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया, जैसे किसी ने चोरी की, किसी ने पेन चुरा ली मेरी, है तो पेन चुरा ली, लेकिन तभी तक कोई कानून नहीं था। एक छोटा सा कानून था कि पेन चुराने की ये सजा होगी, उसे सजा मिल गई। लेकिन सरकार को लगा कि नहीं नहीं, पेन की चोरी बहुत अधिक हो रही है, हमें इसको बदलना चाहिए। उन्होंने सरकार ने नियम बदल दिए। वो व्यक्ति जेल में है और सरकार ने नियम बदले। तो ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति पे जो नए नियम बने हैं ये नहीं लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर पुराने कानून लागू, कानून जिस दिन बन के तैयार हुआ उसके बाद उस पर वो कानून प्रभावी होता है। तो खास करके अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षित में और भी क्लॉजेज हैं, लेकिन आप इतना याद रखिए कि इसका क्या मीनिंग है। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे एग्जाम में ये आते रहते हैं प्रश्न कि अनुच्छेद 21 क्या है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करती है। जीवन का अधिकार इसी अनुच्छेद में दिया गया है। जब भी बात की जाएगी जीवन का अधिकार किसमें है, तो वह है अनुच्छेद 21 में। कहा गया है कि आपातकाल भी लागू हो जाए तो भी यह अनुच्छेद बरकरार रहता है। मतलब कि सारे जितने आपके मौलिक अधिकार हैं सबको प्रतिबंधित किया जा सकता है, सिवाय अनुच्छेद 21 के। अनुच्छेद 21 तब भी प्रभाव में नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसी का है 21A। 21 का भी बोलते हैं, 21A भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के लिए सभी बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। शिक्षा के अधिकार की बात ये अटल बिहारी जी के टाइम में कोशिश की गई थी इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के होंगे उन्हें संपूर्ण रूप से मतलब उन्हें और भी कोई काम ना करा के शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए की जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब शिक्षा का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है। इस बात की पुष्टि कौन करता है, तो अनुच्छेद 21 का ए करता है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत समय नहीं व्यतीत करेंगे। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे ये जानने का पूरा अधिकार होगा कि किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया है। वकील से वो कैसे बात करेगा, क्या बात करेगा, वो सारी सलाह परामर्श इन चीज़ों की बात करने की पॉइंट रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 कहता है बलात्श्रम का प्रतिषेध। बलात्श्रम कहने का मतलब होता है कि किसी से हम जबरदस्ती पूर्वक कोई काम करा लें और जो उसका उचित मूल्य होता है वो ना चुकाएं। पहले के जमाने में ये बहुत ज्यादा प्रचलन में था। दास प्रथा भी बोलते हैं इसको, या फिर बेगारी प्रथा भी बोलते हैं। तो इसका निषेध करता है अनुच्छेद 23। मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है अपने समाज में, अपने राज्य में, तो आप सरकार को नोटिस भेज सकते हैं, सरकार को मतलब इन्फॉर्म कर सकते हैं, या फिर ये सूचना ऊपर पहुंचा सकते हैं। ये अनुच्छेद 23 के तहत मौलिक अधिकार है हमारा। अनुच्छेद 24 इंपोर्टेंट है थोड़ा सा।
14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल श्रम प्रतिषेध की बात की गई है। संविधान में अगर कोई पूछे कितने बच्चे हैं तो आप कहिएगा 24 बच्चे हैं। ये याद रखने के लिए बच्चों का जिक्र जब होता है तो ये 24 में ही आता है। हाँ, इसमें नहीं बालकों की बात की गई है, 24 बच्चे हम इसमें बात कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे से जो 14 वर्ष से कम उम्र का है उससे किसी भी प्रकार का कोई काम जिसमें पैसा मिलता हो, जैसे कि हम चाय दुकान पे देख लें या फिर किसी होटल में काम करते हुए देख लें, तो आप नहीं देखते होंगे अमूमन, बहुत कम होता होगा, रेयर एंड रेयर में सब देखते होंगे कि किसी कोई बच्चा कहीं किसी दुकान पे काम कर रहा है, नहीं तो वो निश्चित रूप से 14 साल से बड़ा होगा तभी वो काम करेगा इस तरह का। तो अनुच्छेद 24 में यह नियम दिया गया है, यह हमारा मौलिक अधिकार है। अगर आप कहीं देखते हैं कोई 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा कहीं नौकरी कर रहा है तो आप उसे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि वह बहुत ही निंदनीय है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कम पैसे में काम करते हैं, इसी लालच में लोग कोशिश करते हैं कि उसे रखा जाए। खैर, समय ना व्यतीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 25, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप किसको कौन सा धर्म मानते हैं? आप सनातन को मानते हैं, आप इस्लाम को मानते हैं, आप ईसाईयत को मानते हैं, आप सिखों को मानते हैं, आपकी इच्छा है। ये अनुच्छेद नंबर 25 ये अधिकार देता है। इम्पोर्टेंट है थोड़ा। 26 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता यह संप्रदायों को है, न कि व्यक्तियों को। ठीक है, बस जानकारी के लिए जान लीजिए। हमने 27-28 को मेंशन नहीं किया, हमने 29 को मेंशन किया है क्योंकि 29 बहुत महत्वपूर्ण है। 29 और 30, हाँ 29 में है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति। ये प्रश्न कई बार मुझे टकराए हैं, तो आपको भी टकरा सकते हैं कि भाषा, लिपि और संस्कृति की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 29 में की गई है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने की बात का यही पॉइंट है। भाषा, पूछ देगा कि भाषा, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संरक्षित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। अनुच्छेद 30 में है शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने, संचालित करने का अधिकार। ये सब किसको? अल्पसंख्यकों को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं लेकिन इसको इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए। अनुच्छेद 31, कल जो हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 19 के 1 के च में कि संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया, ये मूल रूप से इसमें भी है। अनुच्छेद 21 में पूरा स्पष्ट रूप से था। इसमें था अनुच्छेद 19 1 के च में था कि मतलब आप कोई भी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, उसके रखरखाव कर सकते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अनुच्छेद 31 कहता है कि संपत्ति का पूरा अधिकार की व्यवस्था की बात करता है। तो जब खत्म किया गया तो 19 1 के च और 31 दोनों को मिला करके समाप्त किया गया। और कहाँ भेजा गया? अनुच्छेद 300 ए में या क में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको खत्म किया गया। अगला पॉइंट आता है, इस पे तो पूरा एक वीडियो बन जाएगा। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में कोई परिवर्तन लाना है या फिर आपके साथ मौलिक अधिकार में कोई आपके साथ छेड़खानी करता है, समस्या उत्पन्न करता है, आप अनुच्छेद 32 के तहत आप उसको जवाब दे सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226 का आपको सहारा लेना पड़ेगा। मतलब इस दोनों अनुच्छेद के तहत आप जो है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए डायरेक्ट कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत हाई कोर्ट और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट। इसमें 5 रिट की बात की गई है। तो कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें अनुच्छेद 32 में 5 रिट कौन कौन से हैं, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 32 के बाद हम सीधे पहुंचेंगे नीति निर्देशक तत्वों में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बाद की जो महत्वपूर्ण आर्टिकल उतने महत्वपूर्ण नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों में 4 5 6 आर्टिकल ऐसे होंगे जो महत्वपूर्ण है, तो कल हम उस पर चर्चा करके और आगे बढ़ेंगे। कल से हम आपके आर्टिकल्स को बहुत तेजी से खींचेंगे। बस आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आज के लिए बस इतना ही। सबको साधुवाद, आपने हमें सुनने का कष्ट किया। फिर मिलते हैं कल इसी समय। कोशिश करेंगे हम थोड़ा और भी फॉर्म में चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाए। आप लोग इस अनुच्छेदों को थोड़ा थोड़ा देखते रहें तो बेहतर होगा कि इसमें आप कोई चीज़ें याद हो जाती है। कोई चीज़ आपको याद नहीं करना है, याद करने के लिए आपको उस चीज़ को बार बार पढ़ना पड़ता है। जब आप कई बार पढ़ेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। या फिर आप कभी कभी क्या करिए ना, लिख लिया करिए, लिखने से भी चीज़ें याद होती है, तो निश्चित रूप से चीज़ें याद भी होंगी आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। सबको सादर नमस्कार, फिर मिलते हैं।